तो पार्ट नंबर थर्ड में आपका स्वागत है। ग्रामीण विकास पार्ट नंबर थर्ड, और इसी पार्ट में पूरी कोशिश है कि चैप्टर यही खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि हमें तो वो चैलेंजेस पढ़ने ना, इसमें चुनौतियां पढ़नी थी मेनली। तो हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक कृषि हमने पढ़ लिया था, 4 है। पहले के अंदर 2 चैलेंजेस थे, दूसरे में 2 थे। तो इधर का मैंने लास्ट वाला पढ़ा यानी जैविक कृषि खत्म कर दिया था। एक विविधीकरण वाला पॉइंट मैंने रोक के रखा हुआ है। इधर से मैंने साख वाला, कृषि साख वाला पॉइंट खत्म कर दिया। विपणन वाला पॉइंट देखो ये रहा, ये विपणन वाले के ऊपर है, तो विपणन अभी खत्म कर दूंगा स्टार्टिंग में ही। तो बचेगा सिर्फ विविधीकरण, यानी चैप्टर बिल्कुल खत्म होने के कगार पे। और होप सो आपको समझ में भी आ रहा होगा चैप्टर, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो हमारा पार्ट नंबर थर्ड है, जो कि है ग्रामीण विकास के ऊपर। और स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। जो पहली है हमारे पास, कृषि विपणन। तो मार्केटिंग की बात कर रहा है, तो विपणन मतलब मार्केटिंग। चलो, कह रहा कृषि विपणन से अभिप्राय किसान की केवल उस प्रक्रिया से नहीं है, यानी इसमें सिर्फ उसी चीज को इन्वॉल्व नहीं कर रहे खाली, जिसके द्वारा वह अपने उत्पाद को बिक्री के लिए बाजार में लाता है, यानी बेचने के लिए बाजार में ला रहा है। तो सिर्फ बेचना पर्पस नहीं है, और भी चीजें। देखो क्या कह रहा है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कृषि विपणन का मतलब होता है कि उत्पाद को बिक्री के लिए बाजार में लाना है, बस इतना ही है क्या? हम बोलेंगे नहीं, इससे भी ज्यादा और ज्यादा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो हमने बोला कृषि विपणन से अभिप्राय किसान की केवल उस प्रक्रिया से नहीं है जिसके द्वारा वह अपने उत्पाद को बिक्री के लिए बाजार में लाता है, जबकि इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल होती है जो अपने उत्पाद के बदले में उसे क्या देती है? अधिकतम कीमत प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यानी उसके उत्पाद के बदले में उसको क्या मिले? मैक्सिमम कीमत मिले, प्राइस मतलब प्रॉफिट अचीव कर सके, एक तरीके से मैं बोलूंगा तो प्रॉफिट क्या वो प्राप्त कर सके, गेट कर सके। जैसे वर्गीकरण, उत्पाद का वर्गीकरण भी इसी प्रक्रिया में आता है। कृषि विपणन में ही उत्पाद का वर्गीकरण लाया जाता है। पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, कस्टमर को क्या चीज ज्यादा अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग जो पैकिंग होती है उसकी, वो भी यही आता है। भंडारण, यानी अगर स्टॉक, अगर भंडार मतलब एक तरह से मेंटेन करके रखना है तो बेटा वो भी यही आता है। यानी विपणन में भंडारण भी आता है, पैकेजिंग, वर्गीकरण, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। तो मेनली मैं दोबारा बोलूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि विपणन से अभिप्राय किसान की केवल उस प्रक्रिया से नहीं है जिसके द्वारा वह अपने उत्पाद को बिक्री के लिए बाजार में लाता है, जबकि इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल होती है जो उसे अपने उत्पाद के बदले में अच्छी कीमत प्राप्त करने में सहायता करती है, या अधिकतम कीमत प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। साथ ही वर्गीकरण जैसे आ गया, इसमें पैकेजिंग आ गया, भंडारण आदि। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, दूसरे शब्दों में बोलूं ध्यान से, तो लिखना यहाँ पे कृषि विपणन में शामिल है। यानी कृषि विपणन में क्या क्या चीजें शामिल होती है? पहला, फसल काटने के बाद जो उपज है, उपज मतलब जो उत्पाद है, ठीक है ना, उसका संग्रह है। तो भाई फसल काटोगे तो वैसे जो तुम्हारा जो उत्पाद है जो तुमने प्रोड्यूस किया है भाई, उसे भी तो कहीं ना कहीं रखोगे ना, उसका भंडार तो करोगे। तो ये उसकी बात कर रहा है जो फसल काटने के तुरंत बाद हुआ है। क्लियर है? उत्पाद का प्रसंस्करण, प्रसंस्करण मतलब होता है प्रोसेसिंग। फिर जो आपने जो फसल प्रोड्यूस किया उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको अगले स्टेज पे लेके जाना है, ठीक है। तो उसने बोला यहाँ पे उत्पाद का प्रसंस्करण यहाँ पे आता है। गुणवत्ता के अनुसार, यानी जैसी जिसकी गुणवत्ता उसके अनुसार उत्पाद का क्या करना, वर्गीकरण करना, ये भी इसके अंदर आता है। क्रेताओं यानी खरीदने वाले के अकॉर्डिंग उसकी क्या करना, पैकिंग करना, यानी पैकेजिंग करना, वो भी इसके अंदर ही आता है कृषि विपणन में। भावी, भावी मतलब भविष्य से रिलेटेड। तो इन फ्यूचर अगर बिक्री करनी है तो उसके लिए उत्पाद का क्या करो बच्चे, भंडारण करना पड़ता है, स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में भी वो आपको अवेलेबल होता रहे। यानी अगर ध्यान से देखें ना, आपने देखा होगा मैंगोज का सीजन कुछ और होता है, बट फिर भी वो पूरे 12 महीने मिल जाते हैं आपको अगर ढूंढना चाहो तो आप, ठीक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका क्या है, भंडार किया जाता है, भंडारण किया जाता है। उत्पाद को तब बेचना जब कीमत क्या हो, लाभप्रद हो, यानी इसको अधिकतम कीमत प्राप्त करने में भी सहायता करती है ना। तो मेनली अगर मैं बोलूं तो इससे काफी अच्छे समझ में आ जाएगा इन सभी पॉइंट से कि कृषि विपणन है क्या। पहला, फसल काटने के बाद जो फसल है उसका संग्रह करना, उसका भंडार करो। नंबर 2, उस उत्पाद का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करो, दो गए। नंबर 3, गुणवत्ता के अनुसार उसको क्या करो, वर्गीकरण करो उत्पाद का। क्रेताओं के अनुसार उसकी पैकेजिंग करो, पैकिंग करो। भावी बिक्री के लिए, जो भविष्य में अगर कुछ बेचने के लिए भी रखना है स्टॉक, तो अभी मेंटेन कर लो भाई, इसको भंडारण कर लो अभी से। और उत्पाद को तब बेचना, उत्पाद को तब बेचना जब कीमत लाभप्रद हो, क्योंकि भाई साहब जो उत्पादक होता है ना, वो प्रॉफिट मोटिव देखता है हमेशा। क्या देखता है? प्रॉफिट मोटिव देखता है, और जो यानी लाभ का उद्देश्य। और जो आपका जो कंज्यूमर होता है ना, वो क्या देखता है? वो संतुष्टि को देखता है। कस्टमर को खरीदने के बाद संतुष्टि होनी चाहिए। कस्टमर के केस में संतुष्टि की बात करते हैं, यानी उपभोक्ता की बात कर रहा हूं, कंज्यूमर की बात कर रहा हूं।
तो वो संतुष्टि को देखता है, जहां पर उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि मिलेगी वहां पे वो क्या होता है, एक संतुलन की अवस्था में होता है, एक मतलब एक अच्छी अवस्था में होता है वो। बट प्रोड्यूसर कब होता है, फार्मर्स कब होंगे, ये तब होंगे जब इनको क्या मिलेगी, अच्छी कीमत मिलेगी, यानी इनका प्रॉफिट हाई होगा। जब इनको कीमत अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट अच्छा होगा, तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। तो उनका संतुष्टि क्या है, कीमत बढ़ने पर। और हमारे लिए संतुष्टि क्या है, हमें अच्छी चीज मिल जाए सही कीमत पर। समझ में आ गया? तो हमें संतुष्टि हमारी अच्छी चीजों पे है। अच्छा, हम संतुष्ट होने चाहिए कब, जब कोई चीज खाएंगे पिएंगे यूज करेंगे। मैं मान लो मैं एक स्कूटर लेके आया या समथिंग बाइक लेके आया, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग आगे मेरी खुशी हो गई इसमें, तो मैं संतुष्ट हूँ। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर है वो क्या, इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की अवस्था में है, संतुष्ट है एकदम। प्रोड्यूसर कब होता है, जब उसको लाभ अधिक होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो, तो हमने पहला देखो डेफिनेशन में काफी अच्छा टाइम लगाया, क्योंकि ये डेफिनेशन भी तो अजीब है ना। ठीक है, तो उसमें लास्ट बार एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर हम खत्म करते इतना पोर्शन। तो कृषि विपणन से अभिप्राय किसान की केवल उस प्रक्रिया की बात नहीं कर रहा जिसके द्वारा वो अपने उत्पाद को बिक्री के लिए बाजार में लाता है, जबकि उसमें वो सभी चीजें आती हैं, जो गतिविधियां बोल दो, प्रक्रियाएं बोल दो, आपकी मर्जी है, जो अपने उत्पाद को, ठीक है, जो अपने उत्पाद के बदले में उसे क्या देती है, अधिकतम कीमत प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, जैसे वर्गीकरण, पैकेजिंग, भंडारण आदि। आगे बात करूं तो कृषि विपणन में शामिल है फसल काटने के बाद उपज का संग्रह, जो उत्पाद है उसका प्रसंस्करण, गुणवत्ता के अनुसार उसका वर्गीकरण, क्रेताओं के अनुसार उसकी पैकेजिंग, भावी बिक्री के लिए, ठीक है, यानी भविष्य में अगर सेल वेल करनी है तो उसके लिए भंडारण, और उत्पाद को तब बेचना जब वो लाभप्रद हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग बच्चे यहां तक तो बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत अच्छे से खत्म हो चुका है। डन है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं आपके लिए, ठीक है, बाकी आप करते नहीं करते हो मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं जितना मेरे से। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कोई मैं आप 100% सही हूं, देखो 100% तो कोई भी सही नहीं होता बट मैं इतना बोल सकता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, वो लेटेस्ट बुक से पढ़ा रहा हूं। एक चीज को 20 बार देखने के बाद पढ़ाता हूँ, इसका मतलब आपको बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट दूंगा। अगर आप देखो, एक बच्चे ने पॉइंट उठाया था जहां तक मुझे ध्यान है, उसने कहा था भाई जो आपने 3 लिखे हैं ना, कि गवर्नमेंट के हाथ में 3 है, मुझे याद आ रहा है मैंने पहले भी शायद बताया होगा आपको, कि गवर्नमेंट के हाथ में अभी भी 3 चीजें हैं, जैसे रेलवे और जो डिफेंस विफेंस एटॉमिक पावर, इन सबकी बात हुई थी ना, पहले 17 थे, फिर 8वें, फिर 3वें। तो उसने कहा कि भाई यहाँ पे तो 2 हैं बच्चे, अभी करंट में 2 हुए होंगे, मैं उससे नहीं कहता। आपकी बुक में तो, जो आपकी बुक लेटेस्ट बुक में प्रिंटेड है ना, आपको तो वही पढ़ना है। बात को समझो ना, आपके लिए तो वही एप्लीकेबल होगा जो आपकी बुक में होगा, तो आपकी बुक में वही एप्लीकेबल है, बिल्कुल लेटेस्ट बुक एकदम अभी का एडिशन जो है ना आपका, उसी एडिशन में लिखा हुआ है 3, तो बेटा आपको वही पढ़ाया गया, उसमें मैं चेंज नहीं करता। बीच में 2 की बात पहले भी हुई थी, बट अभी जब 3 प्रिंट है, मैं आपको 3 ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट बुक से पढ़ाऊंगा, याद रखना। डन अगली बार अगर वो बुक में 2 कर देंगे तो मैं 2 ही पढ़ाऊंगा। क्लियर है? बाकी एग्जैक्टली सामने क्या हो रहा है, जैसे अभी प्रोफेशनल कोर्सेज में भी ऐसा होता है कई बार कि चेंजेस आ जाते हैं फटाफट से। अब वो चेंजेस उस अगले एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, वो भी देखना होता है। कई बार क्या होता है, चेंजेस आते हैं बट वो अगले एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, वो उससे अगले वाले में एप्लीकेबल होते हैं। तो ये सीन हो जाता है, तो आपकी बुक में जो प्रिंट है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, जहां तक मुझे पता है। ठीक है, और वही आपका लेटेस्ट काम है सारा। विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय। अब इसकी बात कर लेते हैं, विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय की बात कर लेते हैं। चलो तो सबसे पहले सरकार ने क्या करा, नियमित मंडियां या रेगुलेटेड मार्केटिंग बोल दूं, मार्केट बोल दूं, तो ये नियमित मंडियां सरकार ने लगाया, स्टार्ट किए। भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान किया, सहकारी कृषि विपणन समितियां बनवाई, और नीतिगत उपाय किए। बात करते सबसे पहले नियमित मंडियों में क्या बात बोल रहे हैं। उसने बोला नियमित मंडियां इसलिए लेके आए ताकि उत्पाद की, तो आप ये उत्पाद की ऊपर लिख सकते हो, मेन हेडिंग है उत्पाद की। नियमित मंडियों की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए लेके आई सरकार ताकि जो उत्पाद की स्वतंत्र एवं उचित बिक्री हो सके। बेटा देखो, इस तरह से पढ़ रहा हूं मैं, तो आप उत्पाद की या तो सबके आगे लगा लो, उत्पाद की या उत्पाद का समथिंग, है ना, सबके आगे लगा लो, या ऊपर लिख लो यहीं पे एरो की जगह पे उत्पाद की। पहला, स्वतंत्र एवं उचित बिक्री के लिए, उत्पाद के भंडारण के लिए, उत्पाद की भावी बिक्री, भविष्य में अगर बेचना है तो उसके लिए भी रेगुलेटेड मार्केट लेके आया गवर्नमेंट, और उत्पाद की जो बेहतर कीमत प्राप्ति, यानी जो हमने उत्पाद किया उसका अच्छा कीमत मिल सके। तो बिल्कुल वही पॉइंट्स है सारे के सारे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करा, रेगुलेटेड मार्केट यानी नियमित मंडियां लेके आए। इसमें क्या बोला हुआ है, स्वतंत्र उत्पाद की स्वतंत्र और उचित बिक्री के लिए। रेगुलेटेड मार्केट क्यों आया था, स्वतंत्र उत्पाद की स्वतंत्र और उचित बिक्री के लिए। नंबर 2, उत्पाद के भंडारण के लिए, भावी बिक्री के लिए, और उनकी बेहतर कीमत प्राप्ति हो सके उनसे, उसके लिए। तो बेसिक से पॉइंट्स है सारे। तो ये मंडियां स्टार्ट की। भौतिक यानी फिजिकल आधारित तुम्हारा ये संरचना का प्रावधान की बात कर रहा है।
यानी इसमें हुआ क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। किसकी बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। यानी परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी गई, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग की, अगले प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज प्रोसेसिंग की सुविधा दी गई, भंडारण की सुविधा दी गई, ये सुविधा इसके अंदर बात होती है। यानी भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान में परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, इन सुविधाओं की बात होती है। सहकारी कृषि विपणन समितियां, सहकारी कृषि विपणन समितियां में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, सहकारी जिसमें मिलजुल करके काम धाम होता है ना, समथिंग। तो ये इसलिए लेके आए थे क्योंकि सामूहिक बिक्री, यानी सामूहिक मतलब मिलजुल करके जो बिक्री होती है, एक साथ बिक्री होती है, के माध्यम से किसानों को अपने उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त हो जाती है। तो ये क्यों लेके आए थे सहकारी कृषि विपणन, क्योंकि इसमें क्या है, किसान क्या है, सामूहिक बिक्री करते थे। जब सामूहिक बिक्री करेंगे तो उनको अपने उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त हो जाती है। तो क्योंकि सामूहिक बिक्री के माध्यम से किसानों को अपने उत्पाद की अच्छी कीमत प्राप्त हो जाती है। तो 3 पॉइंट हो गए। नियमित मंडियां, भौतिक आधारित संरचना का क्या हुआ, प्रावधान लेके आए, यानी ट्रांसपोर्टेशन, प्रसंस्करण और भंडारण ये लेके आए। उसके अलावा सरकारी जो है, सॉरी, सहकारी कृषि विपणन समितियां लाई थी ताकि किसानों को अपने उत्पाद का क्या मिल जाए, अच्छा कीमत प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसमें सामूहिक बिक्री होती है। क्या होती है, सामूहिक माने मिल करके एक साथ टोटल में। नीतिगत उपाय की अगर हम बात करें तो नीतिगत उपाय में 3 तरह के उपाय हैं। पहला, न्यूनतम समर्थन कीमत लेकर आए। न्यूनतम समर्थन कीमत मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, यानी इतना तो कम से कम मिलना ही मिलना चाहिए, इतना तो मिलना ही मिलना चाहिए। तो न्यूनतम समर्थन कीमत लेकर आए ताकि किसानों को घाटा ना हो। क्लियर है। नंबर 2, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार का रखरखाव। क्या है, यानी गेहूं और चावल का सुरक्षित भंडार। क्योंकि आपने देखा ना, कोरोना काल में भी आपको फ्री गेहूं एंड चावल ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बहुत जगह। ठीक है, तो अगर ये हुए हैं तो क्यों हुए हैं, क्योंकि उनके सुरक्षित भंडार रखे गए थे। ठीक है ना, और अभी भी मिल रहा है सर, जहां तक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है ना, पीडीएस के बारे में मैंने वो जो बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पीडीएस भी था, ज्यादा मुझे याद है पीडीएस था उसमें। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और दूसरा पॉइंट या पहला पॉइंट ही था, वो तीसरे दृष्टिकोण के अंदर था ये। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की बात कर रहा है, द्वारा खाद्यान्नों का वितरण। तो नीतिगत उपाय में 3 है। एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन कीमत, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के क्या करे, इन्होंने सुरक्षित भंडार का रखरखाव किया, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली लेके आए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेके आए, जो कि बहुत बड़ा सिस्टम है, ये भी पढ़ाया था, द्वारा खाद्यान्नों का वितरण। क्लियर है। तो ये कुछ उपाय थे बच्चे, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। डन, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो आगे देखते हैं हम। हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है कृषि विपणन में दोष ऑब्लिक बाधाएं। ठीक है, यानी डिफेक्ट्स की बात कर लो, या आप हिंडर्स, HINDERS, हिंडर्स यानी बाधाएं की बात कर लो। तो उसने बोला देखो क्या क्या बाधाएं कृषि विपणन में है, एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है बच्चा वो है हमारा अपर्याप्त गोदाम, यानी जो वेयर हाउसेज है ना, वो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके कारण बहुत सारा अनाज जो है वो बारिश, पानी, किसी भी चीज से आप बोलो, ठीक है, चूहे खा जाते हैं, समथिंग दिस दैट, खराब हो जाता है। ठीक है ना। तो अपर्याप्त गोदाम, हमारे यहाँ गोदाम पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वेयर हाउसेज हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। नंबर 2, पर्याप्त वित्त की कमी, यानी जो फाइनेंस चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो उसकी भी क्या हमारे यहाँ कमी है। पूंजी की बात करूं यानी कैपिटल की बात करता हूं, तो वो भी हमारे यहाँ कम है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट में आपको 2 चीज तो समझ में आई गई होगी, उतार लीजिए आप 2 पॉइंट उतार लीजिए। मैं 1 मिनट है, मुझे थोड़ा टाइम दो। चलो, तो मैंने क्या बोला, अपर्याप्त गोदाम, दूसरा पर्याप्त वित्त की क्या यहाँ पे कमी है, पूंजी बोलो तो कैपिटल। ठीक है ना, वित्त बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइनेंस की बात कर रहा हूं, तो फाइनेंस की कमी थी, आप ये बोल सकते हो, ये वाला पॉइंट। आगे परिवहन और संचार के अपर्याप्त साधन, यानी साधन तो हैं बट अपर्याप्त है, जितने चाहिए उतने नहीं है। तो परिवहन और जो संचार यानी कम्युनिकेशन है, उसमें भी थोड़ा सा क्या कमी है, पूरे संसाधन हमारे पास अवेलेबल नहीं है साधन ढंग से, तो ये दिक्कत आई। बिचौलियों यानी जो मिडल मैन होती है उनकी बहुलता, नहीं बहुत सारे हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडल मैन बोल सकते हो आप, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मिडल मैन, यानी बहुत सारे बिचौलिए, जिसके कारण क्या है, वही बेचारे आधे से ज्यादा घपलेबाजी कर देते हैं प्राइस में भी, और जो बेचारा उत्पाद है उसमें तो कर ही देते हैं।
अपर्याप्त बाजार जानकारी, यानी आपको जो बाजार की जो जानकारी है ना वो पूरी ना होने के कारण भी दिक्कतें आती है। यानी विपणन में कहाँ कहाँ दिक्कत आई, पहला गोदाम नहीं है, इसलिए कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में दिक्कत आ रहा है कि जो एग्रीकल्चर यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो मार्केट तक ठीक ठाक क्यों नहीं पहुंचता, क्या दिक्कतें आई, या फिर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ड्रामेबाजी क्यों हो रही है, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ गोदाम नहीं है पर्याप्त मात्रा में। नंबर 2, पर्याप्त वित्त की भी कमी है, ठीक है ना, परिवहन संचार के भी अपर्याप्त साधन है, बिचौलिए तो भर भर के बैठे हुए हैं, और अपर्याप्त बाजार जानकारी, यानी बाजार की जानकारी भी पूरी तरह से नहीं है। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर होता है, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट्स थे। वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव विपणन माध्यम, यानी जो एग्रीकल्चर के जो मार्केटिंग के जो चैनल्स है ना, तो अल्टरनेटिव चैनल्स कौन कौन से हैं, तो दूसरे चैनल ये भी हैं, किसानों द्वारा परिवारों को क्या करो, प्रत्यक्ष बिक्री, यानी किसान डायरेक्टली क्या करें, अपना प्रोडक्ट परिवारों को बेचे, तो एक ये भी तरीका अच्छा है। नंबर 2, तो दूसरा लिखा हुआ है बहुराष्ट्रीय निगमों, यानी एमएनसी जो कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो, और निगम रिटेलरों को संविदा बिक्री कर सकते हैं। संविदा बिक्री मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेल, यानी कॉन्ट्रैक्ट सेल आप कर सकता है कौन, जो हमारे जो जो किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यहाँ पे सेल कर सकते हैं, किसको, एमएनसीज इनको। डन? तो यहां तक आप उतार लीजिए पहले। डन? तो किसान क्या कर सकता है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि वैकल्पिक यानी अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स क्या है, तो किसान डायरेक्टली परिवार को बेच सकते हैं, एक ही है। दूसरा क्या है, बहुराष्ट्रीय निगमों और निगम जो रिटेलर होते हैं, रिटेलरों को संविदा बिक्री, संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट जाते हैं कृषि विविधीकरण के ऊपर, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। कृषि विविधीकरण की अगर मैं बात करूं तो विविधीकरण मतलब डाइवर्सिफिकेशन, यानी फैलाव की बात कर रहा है, विस्तार की बात कर रहा है, फैलाव है ना। तो ये कह रहा है कृषि विविधीकरण से अभिप्राय बाजार जोखिम को कम करने हेतु, यानी बाजार का जो रिस्क है, मार्केट का जो रिस्क है, उसको कम करने के लिए कृषि संबंधी उत्पादक संसाधनों का, कृषि संबंधी उत्पादक संसाधनों का नई यानी न्यू, ठीक है ना, क्रियाओं में या फसलों में क्या करना, पुनः आवंटन करना, पुनः आवंटन करना। यानी यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखो अब आपको पता है ना कि जो प्राइसेस है फसलों के, प्राइसेस का एक जैसा रहते हैं नहीं, क्या हमेशा एक जैसा टाइम में रहता है, हमने कहा नहीं, तो यार एक काम करो ना, आप विविधीकरण ला सकते हो। विविधीकरण में क्या कर सकते हो, आप दूसरी गतिविधियों में भी उन संसाधनों को लगा सकते हो, है ना, जो आप कृषि संबंधी जो उत्पादक संसाधन उनको नई गतिविधि है, नई फसलों, नई क्रियाओं में क्या कर सकते हो, पुनः आवंटन यानी दोबारा एलोकेट कर सकते हो, बांट सकते हो, और कुछ और काम करके अपनी जीविका जी सकते हो, अपनी जिंदगी जी सकते हो। यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यानी आप सिर्फ एक ही फसल के ऊपर मत टिके रहो, आप अदर काम कर सको यार, आपको मछली पालना है मछली भी पाल लो, कौन सी दिक्कत है ना, आपको कोई और दूसरी फसल उगानी तो दूसरी फसल उगा लो यार, ठीक है, बट इस तरह की चीजें लेकर, यानी कृषि विविधीकरण से अभिप्राय क्या, बाजार जोखिम को कम करना, यानी रिस्क को कम करने के लिए आप कृषि संबंधी जो कृषि से रिलेटेड जितने भी उत्पादक संसाधन है उनको आप नई प्रक्रियाओं में लगाओ, नई क्रियाओं में लगाओ, फसलों को पुनः क्या कर दो, आवंटन कर दो, ठीक है, सॉरी, फसलों में क्या कर दो, पुनः आवंटन कर दो, यानी उन फसलों में, नई क्रियाओं में उन संसाधनों को बांटो, ठीक है ना, ताकि आपका रिस्क कम हो सके। डन? विविधीकरण के दो पहलू हैं, आप दो तरह से, या तो फसल उत्पादन का विविधीकरण और उत्पादन गतिविधि या रोजगार का विविधीकरण। अब अगर मैं बात करता हूं फसल उत्पादन का विविधीकरण, तो इससे अभिप्राय क्या है कि विविध, विविध मतलब अलग अलग, ऑब्लिक लिखा मैंने, ऑब्लिक डाला हुआ स्लैश है ना, तो इससे अभिप्राय विविध यानी अलग अलग प्रकार की फसलों के उत्पादन से है, यानी आपको अलग अलग प्रकार की फसलें उगानी है। मैं कह रहा हूं ना एक ही में मत टिके रहो, आप दूसरी फसल उगा सकते हो या दूसरा कोई काम कर सकते हो उन्हीं संसाधनों से, तो वो भी करो ना, ताकि जोखिम आपका कम हो, किसानों को अच्छा खासा पैसा मिल सके, वो भी अपनी जिंदगी जी सके। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कि इससे अभिप्राय विविध यानी अलग अलग प्रकार की फसलों के उत्पादन से, ना कि एकमात्र विशिष्ट, यानी तुम गन्ना तो गन्ना ही उगाते रहो, ऐसा थोड़ी ना है यार भाई, सीजन भी देखना होता है, ठीक है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, क्या इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सब कुछ देखो। तो उसने बोला कि एक विशिष्ट यानी विशेष तरह की फसल उत्पादन की जरूरत नहीं है, आप क्या अलग अलग तरह की फसलें उगा सकते हो। तो दोबारा पढ़ा देता हूं, इससे अभिप्राय विविध यानी अलग अलग प्रकार की फसलों के उत्पादन से, ना कि एकमात्र विशिष्ट फसल के उत्पादन से। क्लियर है? ये आपने उतार दिया, मैं इसको मिटा दूं उस वाले पोर्शन को, ठीक है, तो मैं इतने पोर्शन को मिटा रहा हूं, फिर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ यहाँ पे लिख लो फटाफट से, मैं ऐसे मिटा देता हूँ फिर। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ
यानी ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है कि आप एक फसल प्रणाली से आप कहाँ जा रहे हो, बहु फसल प्रणाली की ओर, ठीक है ना। तो ये जो फसल उत्पादन का विविधीकरण क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक जो फसल प्रणाली है वहां से आपको बहुफसल प्रणाली की ओर जाना है, यानी आप एक पे मत टिके रहो, बहु फसलों की ओर आओ, यानी अलग अलग टाइप की फसलों की ओर, ठीक है ना। जबकि उत्पादन गतिविधि रोजगार का विविधीकरण की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि इससे अभिप्राय फसल खेती से, यानी आप फसलें ही उगाते रहोगे क्या, अगर नहीं हो रहा तो यार छोड़ो कुछ और कर लो। तो उसने बोला उत्पादन गतिविधि से, उत्पादन गतिविधि की ओर जा सकते हो, रोजगार की ओर जा सकते हो, कि अन्य क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होना, यानी उसकी ओर खिसक जाना। क्लियर है, आप मछली पाल लो भाई, है ना। तो इस टाइप की आप चीजें यहाँ कर सकते हो, सब्जी बागवानी होता है ना, वो टाइप के काम कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह के आप काम करते हो। इससे अभिप्राय फसल खेती से, फसल खेती को हटाओ, ये फसल खेती में जा रहा था, यानी आप अलग टाइप की फसलें यहाँ पे उगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, है ना। अलग अलग टाइप की फसलें, यानी बहु फसल पे जाना था आपको, एक फसल से बहु फसल, यानी आप गन्ना करना उगाते हो, नहीं तो गन्ना गेहूं चावल वहां जो लगे आपको उगाओ, और जो कृषि संबंधी उत्पाद संसाधन थे उनको दोबारा यहाँ भी बांटो, ठीक है, और यहाँ भी उनका काम करो। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आप फसल ही छोड़ दो ना यार, आप उत्पादन गतिविधि रोजगार के अन्य क्षेत्रों में आ जाओ। अन्य क्षेत्र में देखो, प्राथमिक क्षेत्र में जो जो चीज आती है ना, वो आप यहाँ पे करने की बात कर रहा हो कि कर लो ना, डन। तो उसे यहाँ तक नोट डाउन कर लो फटाफट से। तो आगे देखिए, अब थोड़ा सा पोर्शन जो रह गया है, उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण। ये डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने कवर कर ली थी, अब यहीं पे करी थी ना लास्ट में बट फिर भी देख लो दोबारा से। मैंने कहा उत्पादन क्रियाओं के विविधीकरण से मतलब क्या है कि आप फसल खेती से कहां जा रहे हो, रोजगार के गैर कृषि। देखो, कृषि वाले कौन से, जो आप फसल उत्पादन करते हो वो कृषि के अंदर आता है, और गैर कृषि मतलब जो कृषि में ना आता हो, तो कृषि के अलावा। तो रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र में विवर्तन से, विवर्तन मतलब ट्रांसफर होने से, स्थानांतरित होने से, स्थानांतरित होने से। तो आप उत्पादन क्रियाओं के विविधीकरण से अभिप्राय फसल खेती, जो मैंने जस्ट यहीं पे पढ़ाई थी वही डेफिनेशन लिखी है कि अभिप्राय फसल खेती, फसल खेती से आप कहां जा रहे हो, रोजगार के जो गैर कृषि क्षेत्र है उसमें आप जा रहे हो। क्लियर है, यानी आप फसल खेती करेगा और जगह जा रहे हो, जैसे ये सब है। तो वहां पे थोड़ा डेफिनेशन जो मैंने लिखी थी सेम, मतलब एक तरह से मतलब वही है डेफिनेशन में, थोड़ा सा वर्ड से इधर उधर कर दिया मैंने। क्लियर है ना, लगभग लगभग मतलब वही है, मतलब दोनों का एक ही है कि आप फसल खेती से कहां जा रहे हो, फसल खेती के स्थान पर आप अब गैर कृषि क्षेत्र में जा रहे हो, यानी जिसमें कृषि का काम नहीं है बट और चीजें हो सकती है, जैसे मत्स्य पालन, मछली पाल सकते हो, पशुपालन कर सकते हो, या सब्जियां उगा सकते हो, फल सब्जी ना, इस टाइप की चीजें। क्लियर हो गया। आगे, रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र कौन कौन से हैं, पशुपालन, या इसको बोलते हैं पशुधन खेती, क्या कहते हैं, पशुधन खेती कहते हैं। क्लियर है। मत्स्य पालन, जिसमें मछली पाली जाती है, इसमें मुर्गियां हो गई, इस वाले में गायें भैंस एंड ऑल जो भी पाले जाते हैं वो यहाँ आते हैं। मत्स्य में मछलियां पालन आती है ना। बागवानी या इसको उद्यान विज्ञान भी कहते हैं, जिसमें सब्जियां फल हो गए, इस टाइप की चीजें यहाँ पे बागवानी के अंदर आते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा वो कह रहा हूँ हरा कलर का ऊपर से वो कर देते हैं, फिर उसमें छोटी छोटी सब्जियां उगाते हैं, है ना, पौधे लगा करके समथिंग। तो बागवानी यहाँ पे आ गया। सूचना प्रौद्योगिकी, यानी यहाँ पे आईटी को भी लिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी लिया गया, क्योंकि आईटी से ही पता चलता है, ये बोलते हैं कि हमें जो हमारा टर्जरी सेक्टर है उसमें हमारा जो क्या नाम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल इतनी ज्यादा आगे जा चुकी है कि इससे आप मिट्टी की गुणवत्ता का पता कर सकते हो, आप देख सकते हो कि भूमि क्या है, मतलब फसल उगाने लायक है या नहीं है, मतलब सब कुछ आप इससे मतलब नोट कर सकते हो। तो इसको भी इसी में रखा गया है। ठीक है। तो रोजगार के गैर कृषि क्षेत्र में पशुपालन, पशुधन खेती आ गया, मत्स्य पालन आ गया, बागवानी उद्यान विज्ञान आ गया, और सूचना प्रौद्योगिकी आ गया। वैसे मेरे हिसाब से इसमें एक पॉइंट और होना चाहिए था, कॉटेज एंड जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होता है वो भी होना चाहिए था, बट मुझे दिखा नहीं बुक में। कॉटेज और जो जूट कपास टाइप का जो काम चलता है ना, कॉटेज वो जो चलता है, हैंडमेड होते हैं सारे ना, तो कॉटेज हो गई, ठीक है ना, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर भी मुझे कहीं दिखा तो नहीं था ये। तो उसका जहां तक है हिंदी मीनिंग ये होगा,
कुटीर और घरेलू उद्योग क्या बोलते हैं हिंदी में, शायद इसे कुटीर और घरेलू उद्योग कहते हैं। तो एक पॉइंट और होना चाहिए था, बट मुझे दिखाने बुक में, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है पॉइंट, ठीक है ना। वैसे बता दिया मैंने, कुटीर और घरेलू उद्योग क्या है, कुटीर, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री को हिंदी में कुटीर और घरेलू उद्योग बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, कुटीर एंड घरेलू उद्योग साइड में रख लो लिख करके, क्या पता काम आ जाए, ठीक है ना। चलो, तो पशुपालन, पशुधन खेती आ गया, मत्स्य पालन आ गया, बागवानी, उद्यान विज्ञान आ गया, सूचना प्रौद्योगिकी आ गया, और जो मैंने बताया ना मिट्टी की गुणवत्ता एंड ऑल, जो भी आपको पता करना, तो बेटा इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और एक मैंने और बताया कुटीर और लघु उद्योग बोला है, तो इसलिए आप इसको लिख सकते हो साइड में, डन है ना। चलो, मैं हल्का सा साइड में मैं लिख देता हूँ, पर इसका पॉइंट देखो बेटा बुक में है या नहीं है, ये मुझे नहीं दिखा बुक में। कुटीर और घरेलू उद्योग है ना, घरेलू उद्योग है, घरेलू उद्योग, तो ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे लिख करके छोड़ देता हूँ, कुटीर और घरेलू उद्योग। चलो, उसके अलावा स्वर्ण या स्वर्णिम या सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो बेटा ये बागवानी से संबंधित था, यानी सब्जियां फल तो आएगा ही आएगा, बागवानी के अंदर ही आता है। तो सब्जियां फल हो गया, शहद भी इसी में ही आता है, शहद भी किसमें आता है, इसे स्वर्णिम के अंदर आता है। हरित में खाद्यान्न उत्पादन यानी HYV सीड्स, जो अधिक उपज देने वाले बीज होते थे ना, उसका यहाँ पे उपयोग किया गया था। गेहूं चावल की फसलों उगाती थी ना बहुत ज्यादा। और जहां तक ये मैंने सब चीज पहले भी पढ़ाई हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब चीजें पहले पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो प्लीज अगर आपकी कॉपी में होंगे नोट डाउन वहां पे ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं हल्का सा हिंट में दोबारा दे रहा हूँ, स्वर्ण ये हरित क्रांति वाले चैप्टर में ही पढ़ाया होगा जहां तक है, या उसके अगले चैप्टर में, ठीक है, बट पढ़ाया जरूर है। स्वर्ण या स्वर्णिम सुनहरी क्रांति सब्जियां फल शहद से संबंधित है। हरित क्रांति आपके क्रांति किससे, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत दूध यानी तुम्हारा दुग्ध उत्पादन, श्वेत ऐसे लिखते हैं, एक बार देख लेना। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन यानी दूध के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, इससे संबंधित है, नीली क्रांति इससे संबंधित है। इस वाले से कौन है, स्वर्णिम क्रांति, ठीक है। तो स्वर्णिम क्रांति बागवानी पे आ गया। मत्स्य के लिए आपका कौन सा आ गया, नीली क्रांति आ गया। भूरी क्रांति जो है उर्वरक, हाँ ये आपका यानी खाद वाद से रिलेटेड है, किससे, खाद, यानी खाद की बात कर रहे हैं ना, तो इस टाइप की चीजें इसमें आ जाएगी भूरी क्रांति में, क्लियर है। उसके अलावा ये भी याद रखना, सभी अंतर्वर्ती, क्या लिखा हुआ है, सभी अंतर्वर्ती और महासागर स्रोतों को मिलाकर जलागार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलागार, यानी वाटर बॉडीज कहा जाता है। अब ये होते क्या है, अंतर्वर्ती मतलब होता है जो देश के आपको अंदर दिखेंगे, जैसे झीलें, नदियां, तालाब, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पे झील हो गई, झीलें हो गई है ना, झीलें, नदियां, तालाब यहाँ पे आ जाएंगे। और इसमें क्या आ जाएंगे, आपके सागर महासागर आ जाएंगे। आप लिख सकते हो सागर महासागर इसके अंदर आ जाएंगे, किसके अंदर, दूसरे वाले में, क्लियर है ना। यानी समुद्र हो गए या महासमुद्र हो गए ना, तो सागर महासागर यहाँ आ गए। सागर, समुद्र बोल दो या सागर बोल लो, महासागर यहाँ आ गए। तो दो चीजें यहाँ आ जाती है, एक एरा एक एरा, ठीक है ना। और इसमें क्या आ गए, झीलें, नदियां, तालाब आ जाती है। तो इन सबको मिला करके जलागार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलागार यानी वाटर बॉडीज बोलते हैं, क्लियर है। मेरी तरफ से चैप्टर पकाऊ मेरे लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम भी तो ना, एक तो चैप्टर का पहला पार्ट काफी पहले बन गया था, फिर बीच में थोड़ा सा पोर्शन हुआ, फिर थोड़ा सा टाइम ना इसमें मन नहीं करता फिर बनाने का, बट चलो जैसे जैसे खत्म हो गया, इस चैप्टर को खत्म कर दिया मैंने, और मैं अब इसके 1 नंबर के क्वेश्चन डाल दूंगा, तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया, क्लियर हो। तो फिर अब तो आपके साथ यहाँ जो भी है उसी में मैं 1 नंबर वाली वीडियोस में थोड़ी बातें करूंगा, उसमें थोड़ा बहुत कि आपको उसके बाद टर्म 2 में कैसे जाना है, ठीक है ना, कैसे आप कर सकते हो, शायद मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया हो। चलो इसको यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।